चलिए तो अब इन सभी टेक्निक्स को रीड कर लेते हैं कि एक्चुअल में इन टेक्निक्स का यूज क्यों आया, क्योंकि हमने बात की थी कि जो कैपिटल बजटिंग के अंदर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैंने आपको ये 2 प्रोजेक्ट का एग्जांपल दिया था। उम्मीद करते सभी ने जो प्रीवियस वीडियो है पार्ट 1 जो है कैपिटल बजटिंग का वो जरूर देखा होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने इनके बेसिक टर्म सीखे थे, इनकी फीचर्स को डिस्कस किया था, इनकी टेक्निक्स को हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी हमने बहुत अच्छे से समझा था, राइट। अच्छा, अब टेक्निक्स क्यों आए, क्योंकि अब हमारे पास इतने सारे सोर्सेज हैं, इन सोर्सेज में से इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, इन प्रोजेक्ट में से हमें किस प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, उसके एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस का जो आंसर है वो कौन देगा, हमें ये टेक्निक्स देंगी। अब इन टेक्निक्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। देखो, आपके बुक के अंदर आपको काफ़ी तरीके की टेक्निक्स मिलेगी, बट जो इनके मेन 2 कंपोनेंट है वो क्या है, एक तो ट्रेडिशनल के नाम से जानी जाती है, एक आपको मैं कहूँ तो मॉडर्न है। अच्छा, इनके दूसरे नाम क्या कहें कि नॉन डिस्काउंटिंग, या भी मैं कहूँ कि नॉट कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि एक ऐसा कंसेप्ट जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर ही नहीं करता। दूसरा ये कहते हैं कि मैं टाइम के साथ साथ मनी की एडजस्टमेंट करता हूं। दैट मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे उस जो मनी की वैल्यू है कम होती जा रही है, जो कि हमने बहुत अच्छे से समझा। इसके एग्जाम्पल को, फॉर्मूले को हमने इसको क्रिएट किया था, ठीक है। हमने फॉर्मूला याद नहीं किया था, उम्मीद करेंगे सबने ये पॉइंट देखा होगा, कैसे ये PV इंटू 1 प्लस के R की पावर n, ये फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला कैसे है कि हम इस पॉइंट को इधर ले आए, राइट। फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 प्लस के R की पावर n है। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे, है ना। अच्छा, तो चलो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड को देखते हैं कि इन दोनों की, ये 2 मेथड है, इन दोनों को देखते हैं। पे बैक पीरियड मेथड क्या कहता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक सेकेंड, क्या कहता है पे बैक पीरियड मेथड, इनके इसके नाम से समझो। पे बैक पीरियड मीन्स कि जो पैसा आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस पैसे को आपके पास, आपने एक बार तो दे दिया, आपके पास वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, यहाँ पर हम टाइम को कैलकुलेट करेंगे, कितने साल लग रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो आपने इन्वेस्टमेंट की थी, जो पे किया था, वो बैक कितने पीरियड्स के बाद आ रही है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। समझ नहीं आया, थोड़ा थोड़ा समझ में, चलो कोई नहीं, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि आपने स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, और ये भी साथ में बताया गया है कि आपको हर साल 20-20 हजार रुपए क्या मिलने वाले हैं, इनफ्लो होने वाला है। अब ये तो क्या हो गया बच्चे, आपका आउटफ्लो स्टार्टिंग में तो आपकी पॉकेट से पैसे गए ना, राइट। अब इस पैसे के ऊपर आपको इनफ्लो कब होगा, मीन्स की पॉकेट में पैसे वापस कब आएंगे। मैंने कहा कि हर साल आपको 20-20 हजार रुपए मिलेंगे, मिले। अच्छा, मीन्स कि कितने साल में हमारे पास पैसे आने वाले, पहले साल 1,20,000 मिल गए, दूसरे साल आपको 20,000 मिल गए, तीसरे साल आपको फिर 20,000 रुपये मिल गए हैं। कितने हो गए, 20, 40, 60, अच्छा 80,000 हो गए यहाँ पे 4th ईयर में। 5th ईयर में आपके पूरे 5 लाख हो, 1 लाख हो गया। एक तो आप ऐसे कैलकुलेट करो, जो कि थोड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, राइट। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 1.5 लाख हुआ, राइट, सो फिर क्या करेंगे भाई, तो इस तरीके से निकालना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैंने कहा कि मेरे को पूरे 5 साल लगेंगे इस 1 लाख के अमाउंट को वापस इनफ्लो में कन्वर्ट करने के लिए। दैट मीन्स आपको ये जो 1 लाख रुपए है ना, 5 साल तक आपको यहाँ पर रखना होगा। सो यहाँ पर हमने निकाले ईयर्स को, 5 ईयर्स, ठीक है। सो क्या मैं इसको एक डायरेक्ट निकाल सकती हूँ कि 1 लाख मैंने इन्वेस्ट किए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट की, और इनफ्लो कितना हो रहा है मुझे, हर साल 20,000 रुपये हो रहा है। इसको कट करके निकालो बेटे, ये आंसर यही आएगा 5 ईयर, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अंदर पीरियड को कैलकुलेट करना है, कितना टाइम ड्यूरेशन लगने वाला है। क्लियर है, समझ पा रहे हो, ओके जी। सो ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, सभी की बुक में यही होगा, राइट। किसी की बुक में ओरिजिनल कॉस्ट के नाम से होगा कि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, जिसे हम कहेंगे क्या, हमारा आउटफ्लो भी कहते हैं, इसे हम CO के से भी डिनोट करते हैं।
कि आज हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया और फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिलने वाला वो नीचे आ रहा है। क्लियर है? अच्छा, ये सिचुएशन तो तब है ना जब हमें इक्वल अमाउंट में पैसा मिल रहा है, 20,000 20,000 20,000 20,000। मैं कह रही हूँ कि इन केस आपको 20,000 एक साल, दूसरे साल 18,000, दूसरे साल 15,000, फिर आपको 22,000 21,000 मिल जाए। सो इस केस में फिर क्या करेंगे? इस केस में थोड़ा सा तो डिफिकल्टी होगी, है ना। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि पहले साल हमें 20,000 मिल गए, ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमें 18,000 मिल रहे हैं, इसकी टोटल कितने हो गए? 18 और 20 कितने हो गए? 38 हो गए। अच्छा, नेक्स्ट ईयर हमें फिर पैसे मिल रहे हैं, 15,000 हमें मिल रहे हैं, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 53,000 हो गया। 1000 है पीछे, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इसलिए पेबैक पीरियड जो मेथड है दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो जब हमारे पास जो इनफ्लो हो रहा है ना, वो इनफ्लो हमारा कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब कि हर साल हमारे पास सेम अमाउंट की वैल्यू एज अ इनफ्लो हमारे पास वापस आ रही है। एक हमारे पास होता है कि जो हमारा कैश इनफ्लो है वो हमारा नॉट यूनिफॉर्म है, मीन्स की अलग अलग डिफरेंट अमाउंट्स है, उसके बारे में बात करें। सो हमने एक यूनिफॉर्म का तो एग्जाम्पल देख लिया, अब हम एक अन्य यूनिफॉर्म का भी, नॉट यूनिफॉर्म का भी देख लेते हैं। देखो, मैंने कहा कि जो मेरी इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो हमारी क्या है? 2.5 लाख है। अब मुझे टाइम पीरियड निकालना है कि मुझे कितने साल के बाद मेरा जो है पैसा सारा का सारा वापस हो जाएगा। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले साल आपको 90,000 मिलेंगे, दूसरे साल आपको 70,000 पे मिलेंगे, तीसरे साल आपको 50,000 मिलेंगे, फोर्थ ईयर आपको 80,000 मिलेंगे, फिफ्थ ईयर आपको 45,000 मिलेंगे। अच्छा, पर मेरा 2.5 लाख कब पूरा होगा? मुझे ये तो निकालना होगा। तो देखो, मैंने निकाला, मैंने कहा कि पहले साल आपको कितने रुपए मिल गए हैं? 90,000 मिल गए, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर में प्रवेश किए, आपको मिला कितना? 70,000। तो टोटल कितना हो गया? 1 + 2, टोटल हो गया अभी 160,000। अच्छा, फिर नेक्स्ट ईयर आपको 50,000 मिला, तो टोटल कितना हो गया? 1 + 2 + 3, इन सबको प्लस कर देंगे, है ना। तो ये कहेंगे आपको 2,10,000 रुपये मिल गए। अब आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर तो मुझे 80,000 मिल रहे हैं, बट मुझे मेरी जो कमी है, इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का रह गया है? 40,000 का रह गया। मीन्स कि इस 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट में पूरा पैसा होने के लिए मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो कितना है? 40,000 है। बट नेक्स्ट ईयर तो मुझे 80,000 रुपये मिल रहे हैं। मीन्स कि इस 80,000 रुपये में से मुझे कितने रुपए चाहिए? 40,000 चाहिए। कितने में से चाहिए? मुझे 80,000 रुपये में से चाहिए। अच्छा, ये 80,000 है, साल में मिल रहे हैं, मीन्स कि इसके जो महीने हैं वो क्या हो रहे हैं? 12 महीने में। सो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब मुझे ये देखना है कि 40,000 मुझे कितने महीने में मिलने वाले, दैट्स द रीजन मैंने 40,000 गुना में 12/80 किया है। क्लियर है? सो मैंने इसको जब कट किया तो ये आ गया 2, ये हो गया 6, मीन्स कि 6 महीने में, मीन्स कि मुझे आधा साल और लगेगा इस पैसे को लेने के लिए। अब टोटल ईयर कितने होंगे? 3 साल तो ये थे और आधा साल ये, तो 3.5 साल में मेरा ये जो 2.5 लाख रुपए है वो मुझे वापस मिलने वाला है। उम्मीद करेंगे ये जो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपका इनफ्लो है यूनिफॉर्म नहीं होता, अमाउंट क्या होती है? डिफरेंट होते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होने वाला है। फॉर्मूला नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि मैथ की कैलकुलेशन है, राइट। अच्छा, अब मुझे ये तो पता चल गया मेरा टाइम पीरियड कैसा है, कितना निकलने वाला है, कितना मेरा टाइम लगने वाला है इस पैसे को वापस इतना कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। बट प्रोजेक्ट को मुझे एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, यही तो मेन बात थी ना, यही तो मेन बात थी कि प्रोजेक्ट के एक्सेप्ट होना और रिजेक्ट होना किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारी जो टेक्निक्स है। अब जो मैंने अभी आपको टेक्निक समझाई पे बैक पीरियड मेथड की, उसमें पता है क्या कहते हैं कि अगर आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, आप उसको कंपेयर करेंगे। हर कोई मेथड में ना कोई कंपैरिजन पॉइंट होता है, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन पॉइंट है ना, आपके प्रोजेक्ट की लाइफ है कि आपके जो जिस प्रोजेक्ट पे आप पैसा लगाना चाह रहे हो ना, वो आपके प्रोजेक्ट में कितने साल तक आपको रिटर्न देगा। दैट मीन्स मैंने कोई मशीनरी खरीदी, मशीन खरीदने के लिए मैं ये 2.5 लाख रुपए लगा रही हूँ, मैं ये 10 लाख रुपए लगा रही हूँ, 1 लाख रुपए लगा रही हूँ, वो जो मशीन है मेरे बिजनेस में कितने साल तक काम आने वाली है,
मैंने कहा मेरे बिजनेस में ये जो मशीन है 5 साल तक काम आने वाली है, ठीक है, और मैंने देखा कि जो मेरा पैसा है ये जो 2.5 लाख है वो 3.5 साल में मेरे पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये है पैसा 3.5 साल में आ रहा है, एक मैं लेके चल रही हूँ पैसा 8 साल में मेरे पास वापस आ रहा है। सो किस सिनेरियो के अंदर आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? आप देखो प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 5 लाख है, और पैसा मेरे पास कितनी जल्दी आ रहा है, 2.5 लाख में, इसकी 1.5 लाख तक मैं इसको मशीन को और यूज कर सकता हूँ। तो इस सिनेरियो के अंदर मैं इस चीज को क्या कर लूंगी, एक्सेप्ट कर लूंगी। इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, मेरे को एक्सेप्ट करना है। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मेरे जो पैसा है मुझे 8 साल में मिल रहा है वापस, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट तो भाई मेरा 5 साल तक ही चलेगा, पैसा मिलेगा मुझे 3 साल तक और मुझे उसका वेट करना पड़ेगा, जो कि अच्छा बात नहीं है। तो इस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देंगे, दैट्स इट। तो एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करती है? आपकी डिपेंड करती है बच्चे की प्रोजेक्ट की आपकी लाइफ कितनी है। अगर प्रोजेक्ट की लाइफ ज़्यादा है आपके पेबैक पीरियड से तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, प्रोजेक्ट की लाइफ आपकी कम है पेबैक पीरियड से तो आपको उसको रिजेक्ट करना होगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा था। अच्छा, इसके जो डीमेरिट है ना वो यही मेरिट है कि इसने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया। अब कुछ एक बच्चे सोच रहेंगे कि मैम पता नहीं क्या कह रहे हो, जब आपने लेक्चर शुरू किया था तब भी आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी को बोला था, अभी भी आप टाइम वैल्यू मनी को देखा बोल रहा है। तो आपको एक सजेशन कहूँगी, सजेशन है या मैं कहूँगी एक छोटी सी एडवाइस है, इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है, आपको सबसे पहले ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर जो मैंने लेक्चर बनाया हुआ है उसको ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ से जो फॉर्मूला जनरेट हो रहा है ये समझना जरूरी है। ये भी ज़रूरी होता है कि जो टाइम वैल्यू रेट और फ्यूचर वैल्यू कब इसको हम कंपाउंड कहते हैं और कब हम इसको हम डिस्काउंटेड वैल्यू कहते हैं, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने से पहले, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। जो ये देखो पहला मेथड तो हो गया हमारा पेबैक पीरियड। ये इसने क्या कहा कि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और जो आपका फ्यूचर में आने वाला इनफ्लो है उसको देखा जा रहा है, और इसके अंदर आपने ईयर्स को देखा कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है। इस ईयर को फिर हमने प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट की लाइफ के साथ कंपेयर किया। ये इन शॉर्ट में आपका पेबैक पीरियड मेथड का कंक्लूजन होगा। ओके, अच्छा अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। क्या कह रहा है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न? मीन्स कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपकी रिटर्न कितनी है। अब ऊपर तो हमने क्या, अभी पेबैक में तो क्या पढ़ा कि हमारा ईयर कितना है, टाइम ड्यूरेशन कितना है, बट यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है। दैट मीन्स परसेंटेज की बात की जा रही है, राइट। इसीलिए हम यहाँ पर एक तो प्रॉफिट की बात करते हैं, और ये प्रॉफिट हमने किस पे कमाया है, हमने कमाया होगा इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। सो यहाँ पर ज़्यादा रोल क्या है हमारे प्रॉफिट का है, और प्रॉफिट कैसा लेना है हमें आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट लेना है, आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट लेना है। मीन्स कि अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है, या फिर मैं कहूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, इसे हम एक और नाम से जानते हैं एवरेज प्रॉफिट। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारे सालों के प्रॉफिट दिए जाते हैं, सो आपको वहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉफिट हमें देखना है इन्वेस्टमेंट पे। अगर हमारे पास ये दिया हो तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है। मीन्स कि जो आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में की थी और उसकी वैल्यू एट द एंड तक कितनी रही वो लेनी है हमें। मैंने कहा मेरी जो स्टार्टिंग में वैल्यू 1 लाख थी, एट द एंड में मेरी वैल्यू 0 रह गई, ठीक है, इन्वेस्टमेंट की। सो मेरी जो वैल्यू कितनी रहने वाली है 1 लाख अपॉन में 2, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके डिवाइड हमेशा करते, क्योंकि 2 कंपोनेंट है नीचे 2 इसलिए आया। ओके, सो इन दोनों का रोल रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो आप प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालोगे। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं ना, इसीलिए इसका दूसरा पहला जो हमने कोटेशन दी हुई है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न नाम इसलिए भी रखा क्योंकि ये अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऊपर मैंने आपको क्या समझाया, जो पेबैक पीरियड मेथड है वो इनफ्लोज को देखता है, बट यहाँ पर ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखता है। ये बाकी जितने भी मेथड्स है ना, ये जो है पेबैक से लेके बाकी सभी, बस ARR को छोड़ के, ARR क्या है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करते हैं।
ओके अच्छा, इसे हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम रिटर्न देखते हैं इन्वेस्टमेंट कितने आए, ये आपके सेकंड नेम है, मींस कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को इन 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, ओके ये भी बता दिया मैंने क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है ये। ओके अच्छा, इन 2 चीज़ों की जरूरत होती है हमें, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक एवरेज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स का, ठीक है, उसको हम नंबर ऑफ ईयर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। गुडविल का जो चैप्टर किया था तब से भी पता है, या फिर मैं कहूँ कि आपके पास लगातार 3 सालों से आप 50,000 50,000 और 50,000 कमाते आ रहे हैं। ठीक है, मैं कहूँ कि आपने एवरेज कितना कमाया, तो आप क्या करेंगे, इन 50,000 50,000 50 तीनों 50,000 को ऐड करोगे, 1,50,000 डिवाइड में 3 करोगे, मीन्स कि 3 साल का एवरेज आपने निकाल दिया। ओके क्लियर है। अच्छा, प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना है इसको समझाऊंगी बाद में, पहले हम एक एग्जांपल करते हैं क्योंकि इसको कंपेयर पता है किसके साथ किया जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है आपकी परसेंटेज के साथ। जो आपकी ARR आएगी मीन्स की एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आने वाली है, और जो आपने सोचा हुआ है एक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा था, या फिर मैं कहूँ कि इस इन्वेस्टमेंट पे कम से कम इतना तो हमें कमाना ही कमाना चाहिए, अदरवाइज ये लॉस हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो एक्सपेक्टेड है, मेरे को लग रहा है कि इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ना मुझे 25% तो मुझे रिटर्न मिल ही जाएगा, बट ARR आई मेरे पास 20%, तो कहीं ना कहीं ये जो इन्वेस्टमेंट है हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे 30% आ जाती है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो कंपैरिजन करने का जो क्राइटेरिया रहने वाला है, हमारी जो एक्सपेक्टेड या फिर मैं कहूँ कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से इसको कंपेयर करेंगे। क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। क्या है ना कि विदाउट एग्जाम्पल आपको ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस कैसी होंगी उसके बारे में नहीं पता चलेगा। राइट, आपके पास ये सामने नजर आ रहे हैं 2 एग्जाम्पल है। राइट, 2 एग्जाम्पल, एक 1 एंड दिस इज अ 2। मैं आपको ये वाला एग्जाम्पल समझाऊंगी, देन ये आपका होमवर्क है, ये आपको सॉर्ट आउट करके दिखाना है। ओके समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे दिखा हुआ है कि एग्जाम्पल नंबर 2 ये कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स लिमिटेड है, उसको एक मशीनरी परचेज करनी है और मशीनरी की ऑप्शन उसके पास 2 है। इन दोनों मशीनरी में से वो कहाँ पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करे वो आपको बताना है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो मशीनरी है दोनों मशीनरियों की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 60,000 है, और इनकी दोनों की लाइफ जो है एक्सपेक्टेड जो लाइफ है वो क्या है, 5 ईयर्स है। अच्छा, इनका ये दे रखा है नेट प्रॉफिट। ओके, कैसा है, बिफोर का केस है। ये कह रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ड्यूरिंग द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द मशीन आर द गिवन बिलो। ये कह रहा है कि जो आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना वो बिफोर टैक्स है, बट आपको क्वेश्चंस में आपको ARR निकालने के लिए कैसा प्रॉफिट चाहिए, जल्दी से बताइए, आपको आफ्टर का टैक्स चाहिए। राइट, मैंने आपको एक इनकम स्टेटमेंट समझाई थी, फिर भी मैं आपको वापस बता रही हूँ, कुछ इस तरीके से निकलती है वो। EBT, this is a tax, this is a AAT। यहाँ जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट चाहिए ना, आपको ये चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट कुछ यहाँ का, सो ऑब्वियस ही बात है हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स को लेस करना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट आपको यहाँ का दिया होता सो आपको इंटरेस्ट भी माइनस करना होता, टैक्स भी माइनस करना होता। अगर ये आपके एग्जाम के अंदर यहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट है, सो जब हम ये एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं तो देखो टैक्स सबसे आखिरी में देते हैं, सो यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन भी लेस करना होगा। जो ऊपर जो आपके लिए जो होमवर्क है ना, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ही चार्ज किया गया है, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड से। सो पहले आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना है, देन फिर आपको टैक्स माइनस करना है, फिर जो बैलेंस बचेगा ना वो हमें EAT लेना है, एवरेज प्रॉफिट लेना है आफ्टर टैक्स का। ओके, समझ पा रहे हो। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब आपके पास ये जो प्रॉफिट है 5 सालों का है, मशीन E है, मशीन F है। अब मैं इन प्रॉफिट्स को यहाँ लिख लेती हूँ, फटाफट लिख लेते हैं हम। आपको यहाँ पे प्रॉफिट आपका मशीन E है और मशीन
एफ है। मशीन ई का जो प्रॉफिट कैसा है, बिफोर टैक्स का जो प्रॉफिट क्या कितना है, 15,000, 20,000, 25,000, 20,000, 25,000, 15,000 और ये है 10,000। ओके, और मशीन एफ का बिफोर टैक्स का जो प्रॉफिट है वो कैसे कहाँ गया भाई, ये रहा 5,000, 15,000, 20,000 और 30 और 20,000। ठीक है, अब मेरे को ये पता है कि मुझे कैसा प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है जी, मैं इसको निकाल सकती हूँ, आफ्टर टैक्स का प्रॉफिट चाहिए, तो जल्दी जल्दी से निकाल देते हैं। मुझे टैक्स पता होना चाहिए, टैक्स का रेट कितना है। इन्होंने बताया हुआ है टैक्स का रेट, यस इन्होंने बताया हुआ है फॉलोइंग द मेथड ऑफ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असर्टेन विच ऑफ द अल्टरनेटिव विल बी द प्रॉफिटेबल। इन दोनों में से कौन सा मशीन हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है, और यहाँ पे जो टैक्स का रेट है वो क्या है, 50% है। ओके, दैट मीन्स इन सब का मुझे क्या कर देना है, 50% कर देना है। अब 15,000 का 50% करूंगी, मेरे पास कितना बन जाएगा, 7,500। ये टैक्स की अमाउंट है बेटे। ठीक है, अब ये भी 15, ये 50 है, तो ऑब्वियसली बात है जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचने वाला है। अब देखो आपके पास 100% अमाउंट है, इसमें से आपको 50 रुपये टैक्स देना है, सो बाकी 50 रुपये तो आपका आफ्टर टैक्स बचाना। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आफ्टर टैक्स की अमाउंट लिख रही हूँ। 10,000 का, यहाँ पे 10,000 तो आपका टैक्स बन जाएगा, 10,000 रुपये आपके प्रॉफिट बन जाएगा। 12,500 आपका क्या बन जाएगा, आपका टैक्स बन जाएगा। 12,500 आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 7,500, यहाँ पे भी 7,500। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ओके जी, यहाँ 5,000। इन सबको अब हम प्लस कर देते हैं तो कितना आएगा, ये मेरे पास 7,500 प्लस के 10,000 प्लस के 12,500 प्लस के 7,500 प्लस के 5,000, तो ये आ गया 42,500 रुपये। ठीक है, ये मशीनरी ई का पोर्शन है आफ्टर प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स का। इसी तरह से यहाँ पे भी हम 50% क्या कर देते हैं, टैक्स लगा देते हैं। 5,000 का 50% क्या होगा, 2,500 तो टैक्स होगा, प्रॉफिट कितना बच गया, 2,500 बच गया। इसी तरह से 7,500 यहाँ पे, 7,500 यहाँ पर। 50% करना, जल्दी जल्दी से कर दीजिए फटाफट। चलो 15,000, ये ऑल्सो 15,000, 10,000 एंड दिस इज ऑल्सो 10,000। चलो इसका भी प्रॉफिट देख लेते हैं आफ्टर टैक्स का क्या है। 2,500 प्लस के 7,500, 10,000 हो गया है। 10,000 और 10, 20, 30 और 1 40 और 5 45,000। क्या मैंने सही कैलकुलेट किया है? ओके, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या रहने वाली है। अब हमने एवरेज प्रॉफिट तो निकाल दिया, अभी प्रॉपर नहीं निकला क्योंकि एवरेज प्रॉफिट क्या होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ ईयर से भी तो डिवाइड करना है ना। कितने साल है, 5 ईयर है। कितने साल है, 5 ईयर है। तो इनको जल्दी से डिवाइड करके आंसर बताइए। मैं इसको यहाँ से डिवाइड, ये तो 9 आ जाएगा बच्चे, 9,000 मीन्स की, और ये कितना आएगा 8,500। अच्छा, एक चीज़ तो मेरे पास निकल गई है। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालनी है। मशीन ई की भी निकालनी है, मशीन एफ की भी निकालनी है। अब देखो यहाँ पर कोई एंड वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू तो दी हुई है 60,000, ठीक है। एंड वैल्यू नहीं दी हुई तो हम इसको 0 मानेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। सेम एज इट इज़ इसमें 60,000 प्लस के 0 अपॉन में 2, तो दोनों का कितना आया 30,000। अब मुझे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है। क्या होगा, क्या होगा 8,500 मशीन ई का डिवाइड में 30,000, ARR आपकी मशीन एफ का 9,000 डिवाइड 30,000, ठीक है। अब मैं 8,500 को डिवाइड कर दूँ 30,000 से, सो मेरे पास आ गया ये, इंटू में 100 भी तो होगा ना, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे बेटे अपना, राइट। सो ये निकल के आया मेरे पास 28.33%। फिर आया मेरे पास ये 30%। आप देख पा रहे हैं, इसको देख पा रहे हैं कि आपके पास 2 मशीनरी थी, दोनों मशीनरी में आपकी कॉस्ट सेम थी, बट प्रॉफिट जो था
वो अलग अलग था। सो हमने आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया, टैक्स की रेट भी सेम थी, जिससे आपका जो आंसर आने वाला है ये आ गया। अब आप इसको कंपेयर करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या रहनी चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों में से जो हायर रिटर्न कौन दे रही है, मशीन एफ दे रही है, तो हम इसको ही सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पर ये हो जाता है आपका कंप्लीट ARR मेथड। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, जो सेकंड फर्स्ट एग्जांपल जो है ना, इसका मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है कि मैम ARR का एग्जांपल नंबर 1 का ये आंसर रहने वाला है। ओके, अब देखो यहाँ पे ना आपको प्रॉफिट दिया हुआ है, बट इनकम का प्रॉफिट कैसा है, बिफोर डेप्रिसिएशन है और टैक्स है। तो दैट मीन्स आपको डेप्रिसिएशन भी इस प्रॉफिट में से माइनस करना है इंडिविजुअली, फिर टैक्स भी माइनस करना है इंडिविजुअली, देन फिर उनका जो आंसर आने वाला है वो प्लस करके उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे। अच्छा, डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बेटा ये स्ट्रेट लाइन मेथड से। मीन्स कि हर साल ये मेथड जो हर साल ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या लगने वाला है, सेम लगने वाला है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? ओके जी, चलो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड के ऊपर, जो कि हमारे मॉडर्न मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड हमारे दोनों हो चुके हैं, अब हम मॉडर्न मेथड की ओर बात कर लेते हैं। यहाँ से जो एग्जाम के अंदर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपको देखने को भी मिलेगा, इवन थ्योरी के ऊपर तो क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है।